हाय, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का स्टॉक प्राइस में गिरावट होना स्टार्ट हो जाती है या लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है। ऐसा भी होता है कि जब हमने ऑलरेडी किसी कंपनी में करेक्शन में इन्वेस्ट किया हो लेकिन वो वहां से और नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है या वो अगले 1 से 2 सालों तक सेम लेवल पर पड़ी रहती है। उसका रीजन यही होता है कि हमने वैल्यू बाइंग नहीं की होती, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपनी तरफ से वैल्यू बाइंग की हो लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू बाइंग सिनेरियो नहीं होता। जनरली इन्वेस्टर्स जिन सिनेरियो को वैल्यू बाइंग सिनेरियो बोलते हैं उसमें वो क्या करते हैं कि या तो कंपनीज को करेक्शन में पिक करते हैं, दूसरा वो टाइम करेक्शन के बेस पर कंपनीज को पिक करते हैं। सिनेरियोस तो दोनों ही खराब नहीं है, लेकिन अपनी वैल्यू बाइंग को और कन्विंसिंग बनाने के लिए हमें कंपनी एंड जिस सेक्टर में वो कंपनी ऑपरेट करती है दोनों का ही फ्यूचर आउटलुक को देख लेना चाहिए, सो दैट हमें लंबे समय तक अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में ना देखना पड़े। इन दोनों बाइंग सिनेरियोज के साथ हम किसी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर भी खरीद सकते हैं, या हमें उन रीजंस का पता होना चाहिए जिससे फ्यूचर में किसी कंपनी को और भी बेटर वैल्यूएशन मिल सकती है। क्योंकि Screener.com या मनी कंट्रोल ओपन करके कुछ नंबर्स को स्टडी करना एनालिसिस नहीं माना जाता है। इसलिए मैं सुशील देवल कैपिटल एंड गेन्स में अपने हर वीडियो में फ्यूचर आउटलुक पर जरूर बात करते हैं। मींस हम उन रीजंस को हमेशा आपके सामने रखते हैं जो कंपनी की ग्रोथ में मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। इसलिए नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्वालिटी कंटेंट को आप तक लाने के लिए मोटिवेशन भी हमें आप ही देते हैं। सो आई रिक्वेस्ट डू लाइक द वीडियो एंड मेक दिस नंबर टू रीच 500, जो कि मोटिवेशन के लिए सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, सो कंसीडर दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के लीजेंड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसलिए हम ज्यादातर कंपनीज ऐसी पिक करेंगे जिन्हें समझना हम सबके लिए काफी आसान हो। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट 2 कंपनीज हमने फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से पिक की हैं जो इंडिया में 14% के CAGR से ग्रो कर रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में इस इंडस्ट्री की वैल्यू $15.63 बिलियन की थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 27 में $25.92 बिलियन की हो सकती है। इसका जो ऑनलाइन सेगमेंट है ये 25% के CAGR से ग्रो कर सकता है बाय फाइनेंशियल ईयर 28, विच इज ट्रिमेंडस फॉर एनी इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, अभी जो क्वार्टर चल रहा है इसका लंबा समय फेस्टिव सीजन में काउंट होता है, जिसमें दुर्गा पूजा, दीपावली, धनतेरस, दशहरा, क्रिसमस एंड देन न्यू ईयर की प्रिपरेशन ये सब आता है। फेस्टिव सीजन में कंज्यूमर कंपनीज स्पेशली फैशन एंड लाइफस्टाइल वाली कंपनीज अच्छी खासी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन बनाती है, क्योंकि इस सीजन में काफी शॉपिंग होती है। ऐसे में अगर कोई कंपनी जिसकी वैल्यूएशन सेक्टर के कंपैरिजन में लो होती है वो Q3 के रिजल्ट्स के बाद तेजी में आ जाती है, या समटाइम्स रिजल्ट्स से पहले ही अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। दूसरी वो कंपनीज जो लंबे समय से कंसोलिडेशन में हो, उनका कंसोलिडेशन पीरियड भी खत्म हो सकता है एंड अपवर्ड मूवमेंट लेना स्टार्ट कर देती हैं। फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से जिन 2 कंपनीज को हमने सेलेक्ट किया है उसमें हमने कुछ इसी तरह का फ्रेमवर्क अप्लाई किया है। फर्स्ट कंपनी इंडियन वेडिंग बियर एंड सेलिब्रेशन बियर को कैटर करती है एंड कंपनी का नाम वेदांत फैशंस लिमिटेड है। लेकिन वाई वेदांत फैशंस लिमिटेड? क्योंकि कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है इससे पहले इस इंडस्ट्री में सिर्फ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की डोमिनेंस थी। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अगर थे भी तो वो प्रीमियम सेगमेंट में कैटर करते थे, तो यहाँ मिड प्रीमियम सेगमेंट में एक लार्ज एड्रेसेबल मार्केट थी जिसे इस कंपनी ने आकर कैप्चर करना स्टार्ट किया है। मेंस सेगमेंट में कंपनी ने अच्छी खासी लीडरशिप पोजीशन होल्ड करने के बाद अब वुमेन सेगमेंट को कैटर कर रही है। अगेन यहाँ पर भी मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की डोमिनेंस है एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इससे पहले सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट को ही कैटर करते थे। तो वुमेन सेगमेंट में भी कंपनी के पास एक लार्ज एड्रेसेबल मार्केट है। ब्रांड की एक्सेप्टेंस इतनी सॉलिड है कि कंपनी को डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स को सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। फर्दर क्लोथिंग सेगमेंट में क्या होता है कि जो डेड स्टॉक है ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, लेकिन इस कंपनी का डेड स्टॉक बहुत लो लेवल्स पर रहता है। किसी टाइम में कंपनी के पास सिर्फ मान्यवर ब्रांड थी, तो लेकिन आज कंपनी के पास मोहे, तुमावेव, मेवास एंड मंथन जैसी ब्रांड्स भी हैं। कंपनी की कुछ ब्रांड्स प्रीमियम सेगमेंट को भी कैटर करती हैं, जैसे कि तुमावेव ये प्रीमियम सेगमेंट में कैटर करती है एंड इसके जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं ये लग्जरी बुटीक ब्रांड्स एंड मान्यवर के बीच रहते हैं। उसके बाद मेवास भी मिड प्रीमियम टू प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करती है। प्रीमियम सेगमेंट में कंपनीज के पास अच्छे प्रॉफिट मार्जिन बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए ये ब्रांड्स कंपनी के लिए नए ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी का कोई टफ कंपटीटर नहीं है, इसलिए कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन भी एंजॉय करती है, अराउंड 50%। वही अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो पब्लिक की होल्डिंग लगभग ना के बराबर है, दैट इज 3.46%। बाकी सारी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। अक्टूबर 22 में 1500 का हाई लगाने के बाद लास्ट 1 ईयर से स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में है। यहाँ पर प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन दोनों ही हुए हैं। प्रेजेंट लेवल से अगर स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है तो 1206 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1370 पर है। फ्रेंड्स, कंपनी के चार्ट में स्ट्रेंथ है एंड यहाँ पर कंपनी मल्टीपल
चार्ट पैटर्न्स बना रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो कम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि ये एक शोल्डर है, उसके बाद नेक्स्ट हेड है, उसके बाद एक और शोल्डर है। यहाँ पर कंपनी एक और शोल्डर बना सकती है, तो इसे आप कम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो या आप यूं बोल सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर एक कम्प्लेक्स विद हैंडल पैटर्न बना रही है। ये कप हो गया, ये इसका हैंडल हो गया, एंड यहाँ पर एक और हैंडल बन सकता है। दोनों ही केसेस में एक जैसे ही टारगेट निकल कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी एक बड़े स्केल पर एक बड़ा पैटर्न भी बना सकती है, एंड वो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है, जो इसका एक शोल्डर हो गया, उसके बाद ये इसका हेड हो जाएगा, एंड इसके बाद कंपनी एक और शोल्डर बनाकर ऊपर भी निकल सकती है। ऐसे केसेस में आपको टारगेट को मेजर करने के लिए आपको पहले इस डेप्थ को मेजर करना है, देन इसको इसके ब्रेकआउट लेवल पर रख देना है। तो ये हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है प्रेजेंट लेवल से टारगेट को मेजर करना, जो कि अप्रॉक्सीमेट 45% के टारगेट निकल कर आते हैं। उसके बाद अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो हमने लास्ट 5 ईयर का वैल्यूएशन का चार्ट लगा लिया है। तो मीडियन पीई निकल कर आता है 81.0, एंड प्रेजेंटली जो पीई है वो 75 के अराउंड है, जिसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बोला जा सकता है। एंड इस दौरान कंपनी की परफॉर्मेंस में भी कोई डेंट नहीं आया है। रेवेन्यू हाईएस्ट एवर पर है, नेट प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट एवर पर हैं। तो ऐसे टाइम में इस तरह की कंपनीज को जरूर फोकस में रखना चाहिए। सेकंड कंपनी को हमने अपने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। सबसे मेन रीजन है इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने का, वो है कंपनी का डीमर्जर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेड टेप लिमिटेड की, लेकिन वाई रेड टेप लिमिटेड? फ्रेंड्स, जब मिर्जा इंटरनेशनल एंड रेड टेप साथ में थे तो इस कंपनी को सिर्फ 20 के अराउंड का पीई मिलता था, एंड उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कंपनी का टेंडरी का बिजनेस साथ में था। टेंडरी के बिजनेस का मतलब है कि एनिमल से लेदर एक्सट्रैक्ट करना, एंड कुछ और बिजनेस साथ में थे जो कि मोस्टली आउट ऑफ इंडिया ऑपरेट करते हैं, जैसे कि थॉमस क्रिक, ऑफ द हुक एंड ओक ट्रैक। लेकिन अब कंपनी प्योरली फैशन एंड लाइफस्टाइल कंपनी बन गई है, एंड इस इंडस्ट्री में कंपनीज को हाई पीई मिलता है, क्योंकि यहाँ अगर आप पीयर्स में देखें तो आप देख सकते हैं कि वेदांत फैशंस को 74.96 का पीई मिल रहा है, एंड ट्रेंड को 158 का पीई मिल रहा है, एंड रेड टेप का पीई सिर्फ 48.42 है। फ्रेंड्स, जब मिर्जा इंटरनेशनल एंड रेड टेप लिमिटेड साथ में थे तो शेयर होल्डिंग में एफआईएस एंड डीआईएस निग्लिजिबल थे। तो यहाँ अगर हम रेड टेप लिमिटेड की शेयर होल्डिंग में देखें तो इसमें प्रमोटर 71.77% है, एफआईएस 2.22% है, उसके बाद डीआईएस भी 6.44% है, एंड पब्लिक के पास 20% से कम की होल्डिंग है। फ्रेंड्स, फिर से अगर हम प्राइस टू अर्निंग पर जाएं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में बहुत पहले से इन्वेस्टेड हूँ, यानी कि कोविड से भी पहले। तो मेरा मानना है कि कंपनी का पी अभी और भी एक्सपैंड हो सकता है। फर्दर स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स सेगमेंट में ह्यूज अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कंपनी ने मेंस सेगमेंट में भी स्पोर्ट्स वेयर को इंक्लूड कर दिया है, उसके बाद वुमेन सेगमेंट में भी स्पोर्ट्स वियर को इंक्लूड कर दिया है, एंड इवन की किड्स वियर में भी स्पोर्ट्स वियर को इंक्लूड कर दिया हुआ है। फैशन एंड लाइफस्टाइल वाली कंपनीज ने हिस्ट्री में भी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, एंड कंपनी की मार्केट कैप भी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6,878 करोड़ की है। इसलिए मार्केट वीकनेस में हमारी नजर इस तरह की कंपनीज पर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी एक लेटेस्ट डीमर्ज बिजनेस है, जिसे खरीदने के लिए काफी सारे लोग पागल थे जब कंपनी के स्टॉक प्राइस में लगातार अपर सर्किल लग रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो रिटेल लैंडिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट एंड पेमेंट्स में ऑपरेट करती है, एंड इनमें से कुछ सेगमेंट्स में कंपनी अभी ऑपरेट करेगी। कंपनी के पास रिलायंस रिटेल एंड जियो टेलीकॉम के कस्टमर्स का एक बड़ा रेडी पूल है, जिसे बहुत कम एफर्ट्स के साथ कैपिटलाइज किया जा सकता है। रिलायंस रिटेल के पास प्रेजेंटली 249 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 25 करोड़, एंड पर डे रिलायंस रिटेल पर 3 मिलियन ट्रांजैक्शंस होती है। यहां से जियो फाइनेंशियल के रिटेल लैंडिंग के बिजनेस को बड़ा बूम मिल सकता है। उसके बाद जियो टेलीकॉम के पास 442 मिलियन कस्टमर्स हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 44 करोड़, जिनको जियो फाइनेंशियल्स की सर्विसेज पुश की जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कंपनी की नेटवर्थ 1.2 लाख करोड़ है, जो कि बजाज फाइनेंस से 2.1 टाइम्स ज्यादा है, एंड उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सारी एनबीएफसी को भी मिला दें तो भी जियो फाइनेंशियल्स उनके 0.62 टाइम्स हैं। जियो फाइनेंशियल वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका इंसेप्शन इतनी बड़ी नेटवर्थ के साथ हुआ है। उसके बाद कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। यहां पर रेवेन्यू में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी 376 करोड़ से बढ़कर 542 करोड़ हो गए हैं, एंड उसके बाद जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 332 करोड़ से बढ़कर 668 करोड़ हो गए हैं, मींस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। इस कंपनी में अगर हम पीई देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि हम इस कंपनी के बिजनेस को सही से समझे ही नहीं है।
ये कंपनी प्रेजेंटली अच्छे लेवल्स पर है। हमने अपने 2 डेडिकेटिव वीडियोस में कंपनी को काफी ब्रीफ में कवर किया हुआ है। यहाँ हमने कहा था कि 220 के अराउंड एक अच्छी बाइंग रेंज है, तो इसलिए इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी एक केमिकल कंपनी है एंड इस कंपनी ने 28 सितंबर को सिंगल डे में 14% के अप्रॉक्स करेक्शन दिखाई थी, क्योंकि कंपनी के एमडी राजेश वेलिंग ने रिजाइन कर दिया था। कंपनी का नाम नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड है, लेकिन वाई नवीन फ्लोरिन? क्योंकि एमडी के रिजाइन का जो इफेक्ट है वो अब ऑब्जॉर्व हो गया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विशाल मफतलाल अब ऑपरेशंस देख रहे हैं एंड मीनवाइल कंपनी किसी आउटसाइडर को एमडी अपॉइंट कर सकती है। एमडी के रिजाइन का इंपैक्ट इसलिए भी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कंपनी ने सेपरेट वर्टिकल्स लाइक स्पेशलिटी केमिकल्स, सीडीएमओ, हाई परफॉर्मेंस केमिकल्स, इन सब के लिए सेपरेट सीईओ अपॉइंट कर रखे हैं। नेक्स्ट रीजन यह है कि कंपनी एक बड़े कैपेक्स साइकिल से गुजर रही है, लेकिन डेट टू इक्विटी अभी भी 0.39 है, जो कि काफी रीजनेबल है एंड एक्सपेक्टेड है कि डेट टू इक्विटी मीडियम टर्म में 0.6 से 0.7 के बियॉन्ड नहीं जाएगी। कैपेक्स में कंपनी अपने मल्टीपर्पज प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को रैंप अप कर रही है। दहेज में कंपनी एक ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रही है 540 करोड़ का एंड यहां पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन की जाएगी, जिससे फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स एंड कुछ और इमर्जिंग एरियाज लाइक ईवी बैटरी केमिकल्स एंड सोलर से आने वाली डिमांड को एड्रेस किया जाएगा। हनीवेल जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इसको सप्लाई करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसकी प्रोडक्शन भी इसी प्लांट में की जाएगी। कंपनी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फर्मियन के साथ फॉर सप्लाई ऑफ सीडीएमओ फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स एंड कैलेंडर ईयर 25 से ये सप्लाई स्टार्ट होनी है। फ्रेंड्स, फ्लोरोकेमिकल्स में इमर्ज होती ही अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कंपनी को वैल्यूएशन थोड़ा हाई ही मिलेगा। कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 3495 पर है एंड इसके बाद अगर करेक्शन होती है तो उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 3440 पर है। इसके बाद भी अगर और करेक्शन होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 2860 पर है, लेकिन 3440 पर काफी सॉलिड सपोर्ट है एंड अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस यहां पर आता है तो ये लेवल्स वही लेवल्स होंगे जो अप्रैल 2021 में हुआ करते थे। इसलिए स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन एंड ग्रोथ आउटलुक को देखते हुए इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी एक बैंकिंग कंपनी है जिसने अपनी रेवेन्यू को इस फाइनेंशियल ईयर में सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है एज कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन वही अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो ये डबल हो गए हैं एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 22। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक की वैल्यूएशन पर आने से पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड एसेट क्वालिटी को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एसबीआई के अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ये 2.50% से बढ़कर 2.70 पर पहुंच गया है। वही इसे अगर हम एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करें तो यहां हम देख सकते हैं कि यहां कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी काफी अच्छे नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन कर रहा था। वही अगर हम आईसीआईसीआई बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखें तो यहां भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में एसबीआई बैंक के पास अभी और भी स्कोप है कि वो अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को बेटर कर सकता है। रिटर्न रेशियोज में अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये भी बैंक में लगातार बेटर होती हुई दिखाई दे रही है एंड प्रेजेंटली है 16.80% की। आईसीआईसीआई बैंक में देखें तो यहाँ भी हमें 16.10% के अराउंड देखने को मिल रही है एंड अगर हम एचडीएफसी बैंक में देखें तो यहाँ भी हमें 15.89% के अराउंड मिल रही है। तो इस टाइम पर तीनों ही बैंक रिटर्न ऑन इक्विटी एक जैसी ही मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कि बैंक की एसेट क्वालिटी। तो यहां पर हम उसके लिए बेंचमार्क जो है वो एचडीएफसी बैंक को मान सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का अगर हम ग्रॉस एनपीए देखें तो वो अभी 1.34 है। वही अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए देखें तो वो 2.48 पर है एंड एसबीआई बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो अभी है 2.76 पर। तो ग्रॉस एनपीए में सबसे ज्यादा अभी एसबीआई बैंक का ही है। तो यहां पर बैंक के पास स्कोप है कि वो अपने ग्रॉस एनपीए को और भी कम कर सकता है। नेट एनपीए की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का 0.35 है, आईसीआईसीआई बैंक का 0.43 है एंड एसबीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए 0.71 है, जिसे और भी कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया ही था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी रेवेन्यूज को सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहा है एंड नेट प्रॉफिट्स को भी काफी अच्छी स्पीड के साथ बढ़ा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स काफी स्पीड में बढ़ते हैं एंड उस स्पीड के साथ उसका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ता है तो प्राइस टू अर्निंग ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो तीनों बैंक्स में अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो एचडीएफसी बैंक की 3.10 है, आईसीआईसीआई बैंक की 2.90 है एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो 1.41 है, जो कि तीनों में सबसे अट्रैक्टिव है। वही अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो एचडीएफसी बैंक की 19.48 है, आईसीआईसीआई बैंक की 17.95 है एंड एसबीआई बैंक की सिर्फ 8.40% है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है।
बैंक हर पैरामीटर पर इंप्रूवमेंट कर रहा है एंड ये इंप्रूवमेंट हमें फर्दर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफी फोकस है पब्लिक बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। तो स्टॉक प्राइस आज उन्हीं लेवल पर है जहां पर 1.5 साल पहले हुआ करता था। तो यहां पर खोने को काफी कम है एंड पाने को काफी कुछ है। तो इसलिए इस बैंक को भी आप स्टडी कर सकते हैं एंड फर्दर कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की 5 कंपनीज जहां पर हमें वैल्यू दिखाई दे रही है एंड इन कंपनीज में खोने को काफी कम है एंड पाने को काफी कुछ है। तो इसलिए इन कंपनीज को आप अच्छे से स्टडी करके कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।